होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। कानून के संसार में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सिर्फ अदालतों में ही नहीं इतिहास में गूंजती है। आज हमारे सामने है वो शख्स जिनकी दलीलें अदालतों की दहलीज को पार करके लोगों के जहनों में उतर जाती है। उन्होंने कानून को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, कानून को जिया है। उन्होंने वो केस लड़े हैं जिन पर किताबें लिखी गई, मूवीज बनी है। इसकी पुरानी केस, वो तो मेरे को रिटायर भी नहीं होने देता है। गांधी टोपी पहनने से आदमी गांधी बन जाता है। मैं भगोड़ा नहीं, ये मेरा देश छोड़ के नहीं भागने वाला। आप पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? मैं निर्दोष है। फिल्में बनी है, वेब सीरीज बनी है। तो सर, हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं। ऐसे कई केसेस सामने लड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंच से लेकर देश के चर्चित क्रिमिनल केसों तक हर जगह एक ही नाम बार बार गूंजता है, एडवोकेट मीर नागमान अली, एडवोकेट मीर नागमान अली। तो दोस्तों, आज स्पॉट और अनफिल्टर्ड के स्टूडियो में सर नहीं है, सर के चेंबर में हम हैं नागपुर में, और वेलकम करते हैं सर का स्पॉट और अनफिल्टर्ड पे। सर वेलकम है आपका। सर, जब पूरा देश किसी केस पर राय बना लेता है तब भी आप अदालत में दूसरी साइड को आवाज देते हैं, आपको ये हिम्मत कैसे मिलता है? मेरा काम ही है केस लड़ना। लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन बनाए, इससे मैं अगर इससे अफेक्ट हो रहा हूं तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। लोग क्या ओपिनियन बनाते हैं कोर्ट के बाहर, वो मुझे बॉदर नहीं करनी चाहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी बात है वो मैं अदालत में जो रखना है वो अपने तरीके से रखता हूँ। बाहर लोगों की क्या ओपिनियन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से नेचुरली जो एक मेरा काम है वो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अलग से कुछ हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं है। सर, एक काफी फेमस वेब सीरीज मूवी भी आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें एक कैरेक्टर था फैसल खान का। रिसेंटली आप उनके लिए रांची हाई कोर्ट अपीयर हुए थे, उस केस के बारे में या एटलीस्ट कुछ बताइए। गैंग्स ऑफ वसेपुर की 2 पार्ट्स आई थी, गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर 2, जिसमें एक मेन कैरेक्टर था फैसल, जिसके बारे में काफी मीडिया मतलब काफी फेमस भी था। तो वो फिल्म जिसपे बनी थी उनका नाम है फहीम खान। उनको 1989 का जो मर्डर था उसके अंदर में उनको सजा हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है। करंटली कुछ 65 साल के आसपास है और काफी वीक हो गए। तो उनका प्री मैच्योर रिलीज का मैटर रांची हाईकोर्ट में पेंडिंग है। वो आर्ग्यू करने के लिए मैं रांची हाईकोर्ट में गया था और उस दिन तो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। तो अगली तारीख जो है इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में रहेगी। उनसे मिलके कैसा लगा आपको? एक फिल्मी कैरेक्टर और जब लाइव रियल लाइफ फैजल खान मतलब फहीम खान काफी वैसे तो काफी अच्छे थे, लेकिन मेरे साथ अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई पास्ट नहीं था। पास्ट था और काफी डेडली पास्ट था। कई सारे क्रिमिनल केसेस थे, मतलब करीब 40 से 50 क्रिमिनल केसेस, जिसमें काफी सारे मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, ये सब चीजें थी। तो उनको रिप्रेजेंट करने का एक मौका आया तो मेरे लिए काफी एक अच्छी बात थी। कोर्ट में खड़ा हर वकील कानून जानता है, लेकिन जीत वही पाता है जो उसे महसूस करता है। क्या ये फर्क आपको दूसरों से अलग करता है? मेरे ख्याल से मुझे मेरी मेहनत और मेरी ऑनेस्टी और मेरी काम के प्रति मेरी जो भावना है, जैसे आपने कहा कि मैं कानून को महसूस करता हूँ, वैसे मैं अपने काम को भी महसूस करता हूँ। उसको ईमानदारी से करने की, ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ, और शायद यही एक चीज है जो मुझे दूसरों से थोड़ा अलग बनाती है। आप उन चंद वकीलों में से हैं जिन्होंने निचली अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज दर्ज कराई। ये सफर कितना कठिन और कितना प्रेरणादायक था? कठिन तो था, क्योंकि मैं किसी बैकग्राउंड से, मतलब मेरे फैमिली में कुछ ज्यादा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो ये बोल सकते कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो कठिन काफी था।
लेकिन धीरे धीरे मेहनत के साथ काम करते गए तो धीरे धीरे अपने काम होते गए और कोर्ट के सामने प्रैक्टिस बनती गई। जब जूनियरशिप में था, जब थोड़ा जूनियर था, तो काफी मेहनत की, हर चीज की जो करनी चाहिए, और उसका शायद फल आज मिल रहा है। तो आज काफी अच्छे ओहदे पे काम करता हूँ और काफी अच्छा थोड़ा नाम बनाया है। जब मीडिया किसी केस को क्राइम स्टोरी बना देती है तब एक वकील के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं न्याय दिलाने के लिए? मीडिया क्या नैरेटिव तैयार करता है, इससे ना कोर्ट को फर्क पड़ना चाहिए ना वकील को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के सामने एक केस है, उसके ऊपर उनको डिसीजन देना है, और वकील के सामने उसकी फाइल है जिसके ऊपर उसको अपनी दलीलें पेश करनी है, अपनी आर्गुमेंट्स पेश करनी है। लेकिन ये भी बात सही है कि मीडिया अगर कोई केस बनाता है, एक मीडिया बाजी अगर होती है तो थोड़ा ना थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर हम लीगल प्रिंसिपल्स पे केस को डिसाइड करें तो वो ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। आपने जिन क्लाइंट्स के केस लड़े हैं वो आरोपी ही नहीं थे, इतिहास के किरदार भी थे। ऐसे लोगों को बचाव करते वक्त आप कानून के साथ इंसानियत को कहाँ रखते हैं? देखिए, इंसानियत कोर्ट में अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट जो है इंसानियत के ऊपर फैसले नहीं करता। कोर्ट तो कानून के ऊपर ही फैसले करता है, तो जो है हमको कानूनी दलीलें पेश करनी होती है और उसी कानून के हिसाब से कोर्ट अपने फैसले पेश करता है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर एक इंसानियत का दृष्टिकोण बनता है तो कोर्ट वो भी कंसीडर करता है, बट वो कानून के साथ में अगर बैठे तो उसको कंसीडर करेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ कानून के खिलाफ है कोई चीज तो वो सिर्फ इंसानियत के भरोसे कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा। अरुण गवली का नाम सुनते ही लोगों के डर में खौफ और रोमांच दोनों पैदा हो जाते हैं। जब पहली बार आपने उनका केस लिया तो आपका अनुभव कैसा रहा? पहली बार जब केस लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुचर्चित नाम है, तो उस वजह से थोड़ी मुझे भी एक्साइटमेंट थी। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनके मैनर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मुलाकात किया तो उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो एक नामी गिरामी या सेलिब्रिटी टाइप के एक किरदार है। उन्होंने मुझे अपनी जो मैं एडवोकेट के वजह से जो एक इज्जत का हकदार हूँ और वो एक क्लाइंट के तरीके से वो मुझे जो इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत उन्होंने मुझे पूरी दी, और ऐसा महसूस कभी नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े एक किरदार है और मैं उनके सामने बोल सकते कि एक नॉर्मल सा किरदार हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे कभी प्रतीत नहीं होने दिया। वो क्लाइंट है और मैं वकील हूँ, और उस नाते उन्होंने मुझे जो इज्जत देनी चाहिए, जो इज्जत देनी चाहिए वो पूरी दी। अरुण गवली को करीब से जानने वाले कुछ ही लोग हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि मीडिया ने उनकी असलियत को कुछ अलग ही तरीके से बयान किया है? जिस तरीके से मैं उनसे मिला या जब भी उनसे मिला तो मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे। अब उनका जो पास्ट है वो तो पास्ट है, उस समय मैं उनसे एसोसिएटेड नहीं था तो उस समय की बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जब से मैं एसोसिएटेड हुआ हूँ उनसे काफी अच्छे इंसान है और काफी मैनरिज्म है उनमें, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ऐसा आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये इतने बड़े इतिहास के किरदार है। जब हम उनसे बात करेंगे आपको पूरी इज्जत देंगे, आपसे पूरे अच्छे लहजे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो काफी अच्छे इंसान है। और उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं उनको वो लेकर चलते हैं, ये उनकी बहुत एक खासियत है। मतलब उनके लिए किसी ने अगर पहले कभी 20 साल पहले भी काम किया था, अगर वो अभी जिंदा है या नहीं है, अगर उनकी फैमिली भी है तो आज भी उनको लेके चलते हैं, उनकी मदद आज भी करते हैं। तो वो इनकी एक क्वालिटी है जो मुझे काफी पसंद है। गवली केस के दौरान कोई ऐसा मोमेंट था जब कोर्ट रूम में ऐसा लगा कि ये बहस सिर्फ कानून की है, इतिहास की, कानून की ही नहीं इतिहास की है? जी हाँ, एक ऐसा वाकया था। मैंने तो अभी काफी बार उनके केस लड़े हैं, मतलब पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, 10-11 साल से। लेकिन पिछले साल एक बहस हुई थी उनके प्रीमैच्योर रिलीज की। 2023 में हमने पिटीशन फाइल की थी प्रीमैच्योर रिलीज के लिए कि उनको प्रीमैच्योरली रिलीज किया जाए उनकी एज के वजह से।
और 65 इयर्स के हो गए थे और उनकी तबीयत भी थोड़ी उस एज के हिसाब से थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। तो उस ग्राउंड के ऊपर में हमने प्रीमैच्योर रिलीज मांगा था। उस मैटर में जो आर्गुमेंट्स हुए थे वो बहुत अच्छे हुए थे, कानून की दलीलें बहुत अच्छी हुई थी। तो उस समय जो आर्गुमेंट्स हुए थे वो इतिहास में कोर्ट के जजमेंट में दर्ज हुए और वो एक बहुत ही अच्छी मेरे लिए फीलिंग थी उस केस में। उस तरीके से उस समय जो आर्गुमेंट्स हुए, और खास बात ये थी कि वो मैंने अकेले किए। जनरली इतने बड़े आदमी रहते तो सीनियर एडवोकेट को एंगेज करते, बड़े एडवोकेट को लेके आते, कोई दिल्ली से लेके आता, कोई मुंबई से लेके आता, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो मतलब अपना भरोसा जताया, वो भरोसा मैंने उस भरोसे पे मैं खरा उतरा। उस तरीके के उस लेवल की मैंने आर्गुमेंट्स की और अल्लाह के शुक्र से वो केस भी मंजूर हुई। वो बात अलग है कि बाद में उनको प्रीमैच्योरली हाईकोर्ट ने रिलीज करने का जजमेंट दे दिया था, लेकिन स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया, लेकिन अब फिर से उसमें उनको बेल भी मंजूर हो गई है और आज के तारीख में वो मुंबई में रह रहे। क्या बात। वो एक बहुत अच्छी चीज, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी मुझे। जब आप अंडरवर्ल्ड जैसे गंभीर मुद्दों के संदर्भ में लड़ते हैं तो कोर्ट के अंदर और बाहर साइलेंट पॉलिटिक्स को कैसे मेंटेन या बैलेंस करते हैं? कोर्ट के अंदर तो ऐसे जैसा कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। कोर्ट के बाहर हम लोग को ये है कि क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, उनके फैमिली मेंबर्स को हैंडल करना होता है, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो वो मैं प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी जब अच्छे से निभाता हूँ, जब ऑनेस्टली निभाता हूँ, तो एज सच ऐसा कोई प्रॉब्लम जाता नहीं। क्या आपको लगता है हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और वो सुने जाने जैसी है? हाँ, जरूर होती है कई बार, क्योंकि कोई आदमी पेट से क्रिमिनल पैदा होता नहीं, उसको हालात क्रिमिनल बनाते हैं। तो कई ऐसे स्टोरी होती है जो सुनने लायक होती है कि इस पीछे क्या हालात है, क्यों इस तरीके से अगर कोई क्रिमिनल बना तो क्यों बना। ये कई बार दिलचस्प स्टोरीज होती है और सुनने लायक होती है। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है? साक्ष्य, सिस्टम, समाज या फैसला पहले से तय रहना? थोड़ा सा हाई प्रोफाइल जब क्रिमिनल केस होते हैं तो मीडिया पब्लिसिटी होती है, वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो कोर्ट मीडिया पब्लिसिटी से या मीडियाबाजी से अपना फैसला उनको अफेक्ट नहीं करता, बट कभी कभी पब्लिक प्रेशर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं कि पब्लिक धरना दे देती है, आंदोलन हो जाते हैं कि इनको अरेस्ट करो, इनको फांसी दो। ऐसे ही एक केस यूप चांडक मर्डर केस था नागपुर का, काफी फेमस। उसमें जो आरोपी था राजेश दवारे, उसको मृत्यु दंड की सजा हुई थी। वो केस मैंने हाईकोर्ट में लड़ा था। हाईकोर्ट में तो केस उसकी अपील डिसमिस हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फांसी की सजा थी, उसको फांसी की सजा थी, वो बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उस केस के दौरान थोड़ा सा पब्लिक प्रेशर था, क्योंकि जो बेचारा लड़का था जिसकी हत्या हुई थी, डॉक्टर चांडक, वो काफी इमोशनली उस समय, सीधी सी बात है कि वो छोटा बच्चा था, 6, 7, 8 साल का, उसकी हत्या की गई थी, तो काफी इमोशनली अटैच थे। तो उस समय थोड़ा सा पब्लिक का भी प्रेशर था और वो इमोशनली अटैच होने की वजह से, उनकी भावनाएं जुड़ी होने की वजह से वो भी एक अलग तरीके से थोड़ा बिहेव कर रहे थे, जिसको हम समझ सकते हैं। बाकी एज सच कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस इस टाइप के कभी कभी पब्लिक प्रेशर होते हैं तो उसको विथस्टैंड करना पड़ता है। जब आप किसी केस में गवाह को एग्जामिन करते हैं तो क्या वो पल चेस गेम जैसा लगता है? बिल्कुल लगता है। गवाह को क्रॉस करना एक अलग आर्ट है, क्योंकि हमको गवाह को पढ़ना पड़ता है कि किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी आदतें क्या है, उसके रहने का तरीका क्या है। जो स्पॉट पे अगर वो था, अगर वो अपने आप को आई विटनेस प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो स्पॉट पे वो कैसे बिहेव किया होगा, ये हमको विजुअलाइज करना पड़ता है। कई बार स्टेटमेंट्स आई विटनेस के डिलेड होते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स डिलेड क्यों हुए, इसके बारे में हमको सोचना पड़ता है। क्या गलतियां की, अगर स्टेटमेंट डिले हुआ तो क्यों डिले हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है स्टेटमेंट डिलेड है तो आई विटनेस नहीं होगा, अपने आप को आई विटनेस प्रोजेक्ट कर रहा होगा। अगर कोई घटना हुई तो उसके बारे में एक नेचुरल उसका कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो कंडक्ट था या नहीं था, ये हमको विजुअलाइज करना पड़ता है और उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो ये सब हमको क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले ये सब सोचना पड़ता है कि इसके ये जो स्टेटमेंट दिया है इसकी वजह क्या है, अगर ये झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने की वजह क्या है। तो एक बहुत ही अच्छी आर्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन करने में एक अलग ही मजा आता है।
आपके आर्ग्यूमेंट में एक रिदम है, तो क्या ये नेचुरली है या फिर एक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन का नतीजा है? मैं उसे नेचुरली भी बोल सकता हूँ और एक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन में एक्सपीरियंस के भरोसे, क्योंकि काफी अब 15-16 साल हो गए काम करते करते, तो अब नेचुरल सा बन गया है। कोर्ट में हमको काफी चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखनी पड़ती है और फिर वो अपने अंदर उसको ढालना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन और हम जो काम करते हैं कोर्ट में, उसको देखकर एक तरीका हमको डेवलप करना पड़ता है कि हम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे, कोर्ट के सामने प्रेजेंटेबल कैसे रहेंगे। तो वो अब धीरे धीरे सीख लिया है ऑब्जर्वेशन से, अब वो नेचुरल हो गया है। मतलब उसके लिए मुझको अलग से कोई तैयारी या फिर मैं कोर्ट के सामने कैसे अपीयर होऊंगा, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट करूंगा, ये सोचना नहीं पड़ता। मैं अपनी केस की तैयारी करता हूँ और आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखता हूँ, वो अब नेचुरल हो चुका है। उसके लिए कोई अलग से मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती। कोर्ट में साइलेंस एक वेपन है, तो ये आप कैसे तय करते हैं कहाँ खामोश रहना है और कहाँ बोलना है? क्रॉस एग्जामिनेशन के संदर्भ में मैं अगर बोलूंगा आपको, तो एक चीज है कि क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कहाँ हमको बोलना चाहिए और कहाँ हमको साइलेंट रहना चाहिए। वैसे ही जब हम हाईकोर्ट में दलीलें पेश करते हैं तो कोर्ट जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनका मूड कैसा है, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, ये सब सोचकर हमको कभी बोलना पड़ता है और कभी कभी साइलेंट भी रहना पड़ता है। लेकिन अब ये चीजें हम इस वजह से सीख गए कि अब काफी टाइम हो गया, एक्सपीरियंस आ चुका है उन सब चीजों का। ये कहा जाता है कि केस को जानना भी जरूरी है और आप जिस जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो उनको हम जान के फिर उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आर्ग्यूमेंट ढालने पड़ते हैं कि इनके सामने हमको क्या बोलना है, इनके सामने हमको कहाँ नहीं बोलना और कहाँ चुप रहना। जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं उस समय कैसा महसूस होता है? प्रिविलेज्ड या फिर एक जिम्मेदारी? एक ऑब्वियसली क्लाइंट की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन हम यहाँ से मतलब नागपुर से जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो एक प्राउड फीलिंग आती है, एक प्रिविलेज फीलिंग आती है। हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जो खानदान होता है, वो भी प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ का एक लड़का सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और आर्ग्यूमेंट करके आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। फिर वो सुनकर, वो देखकर जब उनको पता चलता है तो कभी कभी फोन कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक प्राउड फीलिंग है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने बात रखना, वहां पर हर शब्द पॉज मायने रखता है। क्या आप उस पल को मेडिटेशन की तरह महसूस करते हैं? बिल्कुल। जो आर्ग्यूमेंट्स हम करते हैं ये भी एक आर्ट है, एक मेडिटेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस फील्ड में है तो काम ही हमारा मेडिटेशन है, काम ही हमारा पैशन है। और इसी काम की वजह से अब जब जाने जाते हैं तो काम जिम्मेदारी से करना, ऑनेस्टली से करना, ये हमारी ड्यूटी है। कानून में भी उसको हमारी ड्यूटी ही कहा गया है, एडवोकेट्स एक्ट में वो हमारी ड्यूटी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोर्ट का कोई फैसला आपके खिलाफ हो लेकिन समाज में एक मोरल जीत हुई हो आपकी? कोर्ट का फैसला तो कई बार फेवर में भी आता है, कई बार खिलाफ में भी आता है। हाँ, ऐसे किस्से होते हैं कि जब कभी किसी हार की वजह से शायद किसी को फायदा होता है तो वो एक मोरल जीत भी कहलाई जा सकती है। जैसे अगर कोई कहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे मैंने अभी आपको कुश कटारिया मर्डर केस के बारे में जब बताया तो फैसला तो मेरे खिलाफ गया था, लेकिन लोग, जो पब्लिक ओपिनियन थी उस समय, वो अक्यूज के खिलाफ थी, तो उनको एक उससे सेटिस्फेक्शन मिला। तो भले ही वो मेरी हार थी, लेकिन शायद कुछ समय के लिए, मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सजा तो है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में पब्लिक के लिए एक शायद मोरल विक्ट्री थी। आपके अनुसार जस्टिस और जजमेंट में क्या फर्क है? देखिए, जजमेंट और जस्टिस दोनों एक बहुत ही फाइन लाइन से शायद डिसाइड होती है। जजमेंट अगर हम टेक्निकलिटी के ऊपर दे रहे हैं तो शायद हम जस्टिस ना कर पाए। जस्टिस मनीष पितड़े साहब का हाईकोर्ट में एक बार एक केस लेक्चर हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि एक जज जो है उन्होंने रिलीफ मोल्ड करना चाहिए। अगर हम टेक्निकल वे से हर बार जाएंगे, एक चश्मे से ही अगर केस को देखेंगे तो हम जजमेंट तो दे पाएंगे लेकिन शायद जस्टिस ना कर पाए। तो जस्टिस करना, अगर हम कुछ चीजें मोल्ड करके, कुछ प्रेयर्स अगर मोल्ड करके, अगर क्लाइंट को, अगर जज जजमेंट में अगर उसके साथ एक, उसके फेवर के लिए एक सहानुभूति के साथ जजमेंट लिखे तो वो जस्टिस होगा। अगर सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे तो हो सकता है जजमेंट हो बट मे नॉट बी जस्टिस।
आज के दौर में जहां हर केस सोशल मीडिया ट्रायल बन जाती है, ऐसी स्थिति में वकील होना पहले से ज्यादा रिस्की हो गया है। आप क्या सोचते हैं? ऐसे किस्से तो होते हैं, लेकिन अभी तक मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो तो रहता है। जब आप कोर्ट में काम करते हैं तो आपको दबंग भी रहना पड़ेगा। ऐसा जैसा कोई इंसिडेंस तो नहीं हुआ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम उससे डर कर काम करना छोड़ दे या अपने क्लाइंट को डिफेंड करना बंद कर दे तो ये भी गलत है। आपकी बातों में एक चार्मनेस एंड कॉन्फिडेंस झलकता है। क्या ये कोर्ट रूम का असर है या कोर्ट रूम आपकी शख्सियत है? कोर्ट रूम अब शख्सियत तो बनी गई है। इतने सालों से काम कर रहे और यहीं पे काम करना है तो शख्सियत बन गई है। और जो चार्म आर्गुमेंट्स में आता है ये एक्सपीरियंस की वजह से आता है। धीरे धीरे जब हम काम करते हैं, जूनियर होते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस अर्न करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, उसके बाद अपने आर्गुमेंट्स जब प्रोसीड करते हैं तो नेचुरली वो आ जाता है। आपके हर दलील के पीछे एक दर्शन होता है। आपकी फिलॉसफी क्या होती है? सच बचाओ या सिस्टम को चैलेंज करो? मेरा काम है काम करना, वो सच है या झूठ है, क्योंकि मेरे पास जब ब्रीफ आती है तो मेरा काम है उस बंदे को डिफेंड करना। अब उन्होंने वो सच में किया या नहीं किया इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट एक्ट्स के अंतर्गत मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी है क्लाइंट को डिफेंड करे। अगर मैं ये चीज के पीछे जाऊंगा और अपने आप को उससे इन्फ्लुएंस होने दूंगा तो आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी एज एन एडवोकेट। तो इस वजह से आई नेवर गो whether he has done it, whether he has not done it, he has come to me, it is my job to defend him and I defend him honestly. क्रिमिनल लॉ सिर्फ कानून ही नहीं, एक माइंड गेम भी है। क्या आपको लगता है जज, पब्लिक और विपक्षी वकीलों तीनों को पढ़ना पड़ता है फिर ही कुछ होता है? जरूर, हमको जज को भी पढ़ना पड़ता है, अपोजिट पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटनेस जब कोर्ट में आता है तो उसको आपको पढ़ना पड़ता है कि वो कैसा है, वो किस तरीके से रहता है, उसकी आदतें क्या है, फिर विजुअलाइज करना होता है कि ये सही में था या नहीं था। तो ये सब चीजें प्रोफेशन में होती है और इसको आपको विजुअलाइज करना होता है। अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनती है तो उसका क्या नाम होगा और उसमें कौन सा डायलॉग आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? इस बारे में तो मैं शायद कोई जवाब ना दे पाऊँ ऑनेस्टली, और पता नहीं अब वो फ्यूचर का एस्पेक्ट है तो उस बारे में मैं शायद कुछ कमेंट ना कर पाऊँ। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। इतनी सब जिम्मेदारियां, केसेस के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? फैमिली भी है, केसेस भी है। टाइम मैनेजमेंट अगर काम है तो काम पहला जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा फैमिली कहीं ना कहीं सफर कर जाती है, क्योंकि जब हम किसी का केस लेते हैं तो वो केस के साथ हम बहुत कुछ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं वो सब भी लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी हम क्लाइंट को देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसका काम हम अगर डिले कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी में फेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो सर्कल चलता है, थोड़ा सा फैमिली कहीं ना कहीं सफर कर जाती है, बट कोशिश करते हैं कि उनको भी टाइम दे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब आई विल फेयरली एडमिट कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके बारे में हम इनजस्टिस हो जाता है। तो करते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ जस्टिस करेंगे तो किसी न किसी के साथ थोड़ा तो इनजस्टिस होगा। कोशिश करते हैं कि उसको कंपेंसेट करें, लेकिन उतना तो नहीं हो पाता। तो इस जो हमारा जो प्रोफेशन है, इस वजह से फैमिली का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी पीस में रहेगा। अगर वो खुद पीस में रहेगा तो दूसरे के लिए लड़ पाएगा। अगर उसके खुद के दिमाग में बवंडर चलता रहेगा तो दूसरों को क्या जस्टिस दिला पाएगा। इसलिए एक सपोर्टिंग फैमिली बहुत जरूरी है। माशाल्लाह मेरी फैमिली काफी सपोर्टिंग है, तो इस वजह से एक एडेड स्ट्रेंथ है और लोगों को फिर जस्टिस दिलाने में काफी आसानी है। आपकी सफलता का मंत्र क्या है? मेहनत करो, ऑनेस्ट रहो, क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहो, कोर्ट के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने कलीग के साथ ऑनेस्ट रहो, और अगर आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। युवा एडवोकेट्स या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? वही है कि आप ऑनेस्टली काम करो, लॉ के साथ अपडेटेड रहो, नए नए जजमेंट पढ़ो। आजकल तो काफी इजी हो गया है कि आपके मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। काफी एप्स है जो लीगल नॉलेज देती है, तो वो पढ़ो, अपडेटेड रहो।
जब आप अपडेटेड रहते हैं तो कोर्ट आपको देखता है, एक कोर्ट भी आपको ऑब्जर्व करता है कि ये एडवोकेट है तो ये पढ़कर आता है, इसको लॉ की एक अच्छी समझ है, ये केस लॉस के ऊपर काफी अपडेटेड है, तो उनका भी नजरिया आपके प्रति काफी बदल जाता है। और वो नजरिया जब बदलता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके वजह से आपको एडेड एडवांटेज कुछ ना कुछ मिल जाए। फाइनली स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहेंगे आप? एक बहुत अच्छा मंच है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके साथ काफी सालों से जुड़ा हूँ। आज पहली बार शायद एक पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन जुड़ा तो काफी साल से हूँ, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप इतने दूर से आए और ये पॉडकास्ट आपने लिया तो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो दोस्तों, ये थे एडवोकेट मीर नगमान अली सर, जिनकी काफी चर्चाएं हैं सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल। सर ने बहुत ही खूबसूरती से सारी बातों पे डिस्कस किए हैं हमसे, उनके केसेस के बारे में, युवाओं के बारे में सर ने कुछ टिप्स भी दी है। इसी तरह के लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।